आज के इस खास ज्योग्राफी एनालिसिस में भारतीय मॉनसून की इस बेहद जटिल लेकिन दिलचस्प मैकेनिज्म को डिकोड किया जाएगा। अगर तैयारी यूपीएससी, एसएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस की हो रही है तो मॉनसून से जुड़े वो तमाम जरूरी फैक्ट्स और ट्रिकी सवाल सब के सब आज यही क्लियर होने वाले हैं। आज के इस एनालिसिस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले मॉनसून तंत्र की बेसिक फिजिक्स, फिर कोरियोलिस फोर्स का वो घुमावदार खेल, उसके बाद भारत का अनोखा भूगोल और बारिश का डिस्ट्रीब्यूशन, लौटते हुए मॉनसून की कहानी और आखिर में बात होगी उन बड़े ग्लोबल फैक्टर और क्लाइमेट चेंज की। चलिए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं, मॉनसून तंत्र की व्याख्या। एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि मॉनसून का मतलब सिर्फ और सिर्फ बारिश होता है। जी नहीं, अरबी भाषा के शब्द मौसम से निकला ये शब्द दरअसल हवाओं की दिशाओं में होने वाले एक बहुत बड़े मौसमी उलटफेर का नाम है। मतलब गर्मी में हवाएं समुद्र से जमीन की तरफ भागती है और सर्दियों में ठीक इसका उल्टा। अब ये पूरा का पूरा सिस्टम काम कैसे करता है? मई जून की उस चिलचिलाती गर्मी पे जरा गौर करें। पानी के मुकाबले जमीन बहुत तेजी से गर्म होती है। इसके वजह से उत्तरी भारत और तिब्बत पठार यानी नॉर्थ इंडिया और तिब्बत प्लेट्यूल के ऊपर एक विशाल लो प्रेशर यानी निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ अपना हिंद महासागर थोड़ा कूल रहता है, तो वहाँ हाई प्रेशर यानी उच्च दाब बना रहता है। और यही लागू होता है ज्योग्राफी का एक गोल्डन रूल, हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ही बहती है, बिल्कुल एक मैग्नेट की तरह। बस इसी सिंपल से उसूल की वजह से इंडियन ओशन की हाई प्रेशर वाली हवाएं इंडियन लैंड मास के उस लो प्रेशर वाले खालीपन को भरने के लिए तेजी से दौड़ पड़ती है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ, कोरियोलिस फोर्स और हवाओं की शाखाएं। अब यहाँ एक बहुत ही ट्रिकी सवाल होता है जो अक्सर एग्जाम में घुमा फिरा के पूछा जाता है। अगर हवा समुद्र से जमीन की तरफ आ रही है तो उसे एकदम सीधे सीधे आना चाहिए ना, लेकिन मॉनसून हमेशा दक्षिण पश्चिम दिशा से ही क्यों एंट्री लेता है? इसका जवाब छिपा है हमारी पृथ्वी के घूमने में। पृथ्वी के अपने एक्सिस यानी धुरी पर घूमने की वजह से एक फोर्स पैदा होता है, कोरियोलिस फोर्स। ये फोर्स हवाओं को सीधे नहीं चलने देता। जैसे ही दक्षिण गोलार्ध यानी साउदर्न हेमिस्फीयर की ये हवाएं इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा को पार करती है तो ये कोरियोलिस फोर्स उन्हें झटके से दाईं ओर मोड़ देती है और बस इसी राइट टर्न की वजह से इसे दक्षिण पश्चिम मानसून का नाम मिला है। जैसे ही हवाओं का भारी भरकम रेला इंडियन सब कॉन्टिनेंट से टकराता है, ये दो अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाता है। पहली है अरब सागर की शाखा जो सीधे वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट से टकराती है, और दूसरी है बंगाल की खाड़ी की शाखा जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया यानी पूर्वोत्तर भारत की ओर निकल जाती है। यही दोनों मिलकर पूरे देश में बारिश का डिस्ट्रीब्यूशन तय करती है। चलिए अब देखते हैं तीसरा सेक्शन, हमारा अद्वितीय भूगोल और क्षेत्र वर्षा का पैटर्न। क्या कभी दिमाग में ये बात आई है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश का वर्ल्ड रिकॉर्ड मेघालय के चेरापूंजी और मौसिनराम के पास ही क्यों है? एग्जाम के लिए एक फेवरेट और बहुत ही क्लासिक ज्योग्राफिक केस स्टडी है। इसके पीछे का असली जादू है पर्वतीय वर्षा या ओरोग्राफिक रेनफॉल। होता क्या है कि जब बंगाल की खाड़ी से नमी उठाकर ला रही हवाएं मेघालय के पठारों से टकराती है तो भूगोल उसे जबरदस्ती ऊपर की तरफ ढकेलता है। हवा जैसे ही ऊपर जाती है वो एकदम से ठंडी हो जाती है, भारी कंडेंसेशन होता है और फिर बादलों से पानी मानो बाल्टी भरकर गिरने लगता है। अब जरा एक पल के लिए कल्पना करें, अगर भारत के उत्तर में हिमालय का वो विशाल अभेद्य दीवार ना हो तो क्या होता? सच कहूँ तो नमी से भरी मॉनसूनी हवाएं बिना रुके सीधे सेंट्रल एशिया की तरफ निकल जाती और हमारा पूरा का पूरा उत्तर भारत बिना बारिश के एक सूखा रेगिस्तान बनकर रह जाता। हिमालय सच में एक बहुत बड़ा रक्षक है, लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन भी तो है। अगर मॉनसून का ये विशाल सिस्टम पूरे भारत को कवर कर लेता है तो फिर राजस्थान के ठीक बीचों बीच थार रेगिस्तान कैसे बन गया? मॉनसून वहाँ क्यों नहीं बरसता? इसका बहुत ही साइंटिफिक रीजन है अरावली पर्वतमाला की लोकेशन। दरअसल ये पहाड़ दक्षिण पश्चिमी मॉनसून हवाओं के बिल्कुल समानांतर यानी पैरेलल खड़े हैं। मतलब हवाओं का रास्ता रोकने
और उन्हें ऊपर उठाने के लिए कोई भी भौतिक रुकावट वहाँ है ही नहीं। हवाएं बिना किसी से टकराए सीधे निकल जाती है, कोई बारिश नहीं होती और पीछे रह जाता है सूखा थार रेगिस्तान। अब बात करते हैं चौथे सेक्शन की, लौटता हुआ शीतकालीन मानसून। साल के आखिर में आकर ये पूरा गेम पलट जाता है और ये यूपीएससी का एक और फेवरेट टॉपिक है। होता क्या है, सितंबर के बाद जमीन ठंडी होने लगती है। अब प्रेशर का पैटर्न उल्टा हो गया है, जमीन पर हाई प्रेशर और समुद्र में लो प्रेशर, तो हवाएं वापस समुद्र की तरफ लौटने लगती है। लौटते हुए ये उत्तर पूर्वी हवाएं बंगाल की खाड़ी से थोड़ी नमी चुरा लेते हैं और अक्टूबर से दिसंबर के बीच तमिलनाडु के तट पर झमाझम बारिश करती है। इसी वजह से वहाँ सर्दियों में बारिश होती है। अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन पर, ग्लोबल फैक्टर और क्लाइमेट चेंज। देखिए, अपना भारतीय मानसून दुनिया से कटकर तो काम करता नहीं, कुछ बहुत बड़े ग्लोबल फैक्टर इसे कंट्रोल करते हैं। प्रशांत महासागर का अचानक गर्म होना यानी एल नीनो मानसून को कमजोर कर देता है, जिससे सूखे का खतरा रहता है। वही ला नीना इसका उल्टा करता है और मानसून को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसके अलावा एक पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल और ऊपरी वायुमंडल में बहने वाली तेज जेट स्ट्रीम हवाएं भी मानसून की शक्ति और समय को प्रभावित करती है। इसलिए भारतीय मानसून को एक जटिल जलवायु घटना यानी कॉम्प्लेक्स क्लाइमेट फेनोमेना कहा जाता है। तो मानसून के इस सभी फैक्ट को समझने के बाद जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, कभी कुछ क्षेत्रों में अचानक बाढ़ आ जाती है तो कभी कई बार सूखा पड़ जाता है, वर्षा की तीव्रता और समय दोनों में बदलाव देखा जा रहा है, जिससे भारतीय मानसून को समझना और भी आवश्यक हो गया है। तो हमने मानसून को गहराई से जान लिया है कि मानसून सोलर एनर्जी, प्रेशर सिस्टम, कोरियोलिस फोर्स, इंडियन ओशन, वेस्टर्न घाट, हिमालयस और अर्थ रोटेशन के बीच एक अद्भुत इंटरैक्शन है, जो भारत की एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, वाटर रिसोर्स और करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित करती है। मानसून तो आकर चला भी गया, लेकिन क्या आप भारतीय फसलों के बारे में जानते हैं? वैसे तो भारत एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, यानी कृषि प्रधान देश है। तो फसलों के बारे में जानने के लिए वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।